हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल और मार्जिन के बारे में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जब हमारे पास कोई बैलेंस शीट आती है, नया प्रपोजल आता है सीसी लिमिट के लिए या टर्म लोन के लिए, तो हम उसमें एक मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन कैलकुलेट करते समय हम ये देखते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। तो एक्चुअली वर्किंग कैपिटल होता क्या है? बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल करंट एसेट्स होते हैं, वही वर्किंग कैपिटल होता है। आप करंट एसेट्स का टोटल कर लीजिए बैलेंस शीट के अंदर, जो फिगर निकल कर आएगी वही उस फर्म का, उस बैलेंस शीट का वर्किंग कैपिटल है। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो सारे एसेट्स जो कि कैश के फॉर्म में अवेलेबल हैं फर्म के पास में, बिजनेस के पास में, या अगले एक साल के अंदर 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 कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो सभी करंट एसेट्स होते हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले, जो बैलेंस शीट के अंदर कैश या बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। फर्म जब चाहे उसको यूज कर सकती है, तो वो करंट एसेट है। कैश या बैंक बैलेंस करंट एसेट होता है। नंबर दो, स्टॉक या इन्वेंट्री। जो स्टॉक्स हैं फर्म के पास में, जो इन्वेंट्री है फर्म के पास पास में, तो वो अगले एक साल के अंदर 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 बेची जा सकती है, तो वो करंट एसेट है। डेटर्स, बुक डेट्स, रिसीवेबल्स, जो भी नाम आप दे दीजिए, या ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं इसको, उसको करंट एसेट कहते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? माल जब उधार पे बेचती है फर्म, तो डेटर्स क्रिएट होते हैं या रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं। बस इसमें खास बात क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर के जो डेटर्स होते हैं, 180 डेज के अंदर अंदर के जो डेटर्स होते हैं, उसको ही करंट एसेट ट्रीट किया जाता है नॉर्मली। और 6 महीने से बाहर के जो डेटर्स होते हैं, जिनकी एज 6 महीने से ज्यादा की होती है, 180 डेज से ज्यादा की होती है, उनको करंट एसेट हम ट्रीट नहीं करते अपने एनालिसिस में। आगे बढ़ते हैं। सप्लायर्स को, इन्वेंट्री के सप्लायर्स को, स्टॉक के सप्लायर्स को, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को, अगर फर्म ने कोई एडवांस दे रखा है, तो वो भी करंट एसेट है। कोई और लोन्स एंड एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको बैलेंस शीट के अंदर, और वो एक साल के अंदर रिकवरेबल है, यानी एसेट साइड में लोन्स एंड एडवांस की फिगर आ रही है, और वो एक साल के अंदर वापस आने वाला है, यानी कि फर्म उस लोन या उस एडवांस को एक साल के अंदर अंदर वापस कैश में कन्वर्ट कर लेगी अगर, तो वो भी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, तो इस तरह का कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस फर्म ने किया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको फिगर दिखाई दे रही है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो वो भी करंट एसेट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं? ठीक करंट एसेट्स से उल्टा यहां पर बात होती है कि जो भी अमाउंट फर्म को एक साल के अंदर 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 पे करना है, किसी बाहर की पार्टी को पे करना है, बैंक को पे करना है, वो सारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस। शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस में आता है आपका सीसी और ओडी लिमिट। तो सीसी और ओडी लिमिट जो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है, वो करंट लायबिलिटी है। टर्म लोन के प्रिंसिपल पोर्शन जो अगले 12 महीनों में पे ऑफ होना है। मान लीजिए कि टर्म की आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रही है मार्च 2022 में 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए फॉर्म को अगले 12 महीनों में पे करना है, प्रिंसिपल पार्ट, तो वो भी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, यानी जिनसे कि फर्म ने उधार माल ले रखा है, क्रेडिट पे माल ले रखा है, वो सारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं या ट्रेड पेबल्स कहलाते हैं, वो करंट लायबिलिटी है। कस्टमर से एडवांस आ रखा है फर्म के पास में, तो ऑब्वियसली जब कस्टमर एडवांस देता है, तो उसको फर्म जल्दी से जल्दी माल सप्लाई करेगी। तो इस तरह का जो भी एडवांस एडवांस आ रखा है आपको बैलेंस शीट में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर अगर दिखाई दे रही है, तो वो करंट लायबिलिटी है। कुछ और लोन्स एडवांसेस अगर फर्म ने ले रखे हैं, और जो जो एक साल के अंदर फर्म ने पे ऑफ करने हैं, फर्म ने वापस करने हैं, तो वो भी करंट लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रोविजंस की फिगर अक्सर आपको बैलेंस शीट में दिखाई देती है, वो भी करंट लायबिलिटी होती है। तो ये हमने बात की करंट लायबिलिटीज की। अब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। हमने पहले बात की थी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो करंट एसेट होते हैं फर्म के पास में, वही वर्किंग कैपिटल होता है। नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज की फिगर को माइनस कर देते हैं, तो निकल कर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। किसी फर्म के करंट एसेट्स का आपने टोटल किया, निकल कर आया 20 लाख रुपए। आपने करंट करंट लायबिलिटीज का टोटल किया, निकल कर आया 15 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस है, 20 लाख में से 15 लाख घटाएंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाएंगे, 5 लाख रुपए निकल कर आ गया, वो हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो पर भी बात कर लेते हैं इसी के साथ। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी जो एग्जांपल अभी हमने देखा था, 20 लाख के करंट एसेट्स, 15 लाख की करंट करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो बन गया 20 डिवाइडेड बाय 15, यानी अगर इसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाएं, तो ये बनकर बनकर आ जाता है 4/3, 4:3 का करंट रेशियो हो जाता है।
उसको और आप डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ये लगभग 1.33। तो 1.33 का करंट रेशियो निकल कर आ गया। अब नेट वर्किंग कैपिटल को ही मार्जिन कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ना कि किसी बैलेंस शीट में या किसी फर्म के पास मार्जिन कितना अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने नेट वर्किंग कैपिटल उसे कैलकुलेट करना है और वही उस फर्म का मार्जिन कहलाएगा, उस बैलेंस शीट का मार्जिन कहलाएगा, जो हमने अभी ऊपर किया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज निकालकर। अब मार्जिन को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स। अब आप देखिए कि लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म फंड्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। जैसे कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो एक साल से ज्यादा रहने वाले हैं फर्म के अंदर, ये सारे होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं जो एक साल के अंदर अंदर वापस नहीं आने वाला, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फंड हो गया। कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है फर्म ने जो 12 महीने के अंदर वापस नहीं आने वाला, ये लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में से जब हम लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स को माइनस करते हैं तो भी हमारा मार्जिन निकल कर आ जाता है। लॉन्ग टर्म फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बिजनेस में एक साल से ज्यादा पीरियड तक रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म यूजर्स सारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, यानी कि वो एसेट्स जो अगले एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे या फर्म उनको कैश में कन्वर्ट नहीं करेगी। मार्जिन की इंपॉर्टेंस क्या है, मार्जिन क्यों कैलकुलेट किया जाता है? जब भी बैंक किसी को फंडिंग करना चाहता है या बैंक के पास कोई कस्टमर आता है फंडिंग के लिए, किसी कस्टमर को कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए, टर्म लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स किसी और तरह की चाहिए, तो बैंक मार्जिन कैलकुलेट करती है कि कस्टमर के पास या फर्म के पास लिक्विडिटी कितनी है, बैलेंस शीट के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिन, मार्जिन कितना अवेलेबल है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर बैंक के पास आता है, उसे 20 लाख रुपए का मशीन का लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली बैंक कभी पूरा फाइनेंस नहीं करती। अब 20 लाख रुपए में से बैंक 75% फाइनेंस करना चाहती है, यानी कि 15 लाख रुपए फाइनेंस करना चाहती है। तो बाकी 5 लाख रुपए फर्म के पास में एज मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा ये हमने पीछे देख ही लिया है। अब मान लीजिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए की, लेकिन जब आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस निकाला वो 2 ही लाख रुपए निकल कर आया, यानी कि 3 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है मार्जिन में। तो अब आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल या एडिशनल अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन के शेप में लेकर आए, तो जिससे उसका मार्जिन इंप्रूव हो, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो। ऐसे ही सीसी लिमिट के लिए भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मार्जिन का शॉर्टफॉल है, जितनी की सीसी लिमिट कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसके लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा, तो भी आप कस्टमर को कह सकते हैं कि एडिशनल कैपिटल या एडिशनल अनसिक्योर्ड लोन फर्म में इंड्यूस करे। कैश क्रेडिट लिमिट सबसे बड़ा एग्जांपल है वर्किंग कैपिटल लिमिट का। पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं तो नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव निकल कर आएगी। और नेट पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल का होना एक हेल्दी साइन है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। अब नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगी कब? वो तभी होगी जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होंगे। करंट एसेट्स 20 लाख है, करंट लायबिलिटी 15 लाख है, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, एक पॉजिटिव साइन है। कुछ बैलेंस शीट जो स्ट्रेस होती हैं, जो बिजनेस स्ट्रेस होते हैं, वहां पर कई बार पोजीशन उलट भी हो जाती है। करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल फर्म के पास है ही नहीं, फर्म के पास मार्जिन अवेलेबल नहीं है या नेगेटिव मार्जिन है, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। ऐसे को फिनांस करते समय बहुत केयरफुल या बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, मार्जिन इंडेक्ट करवाने की जरूरत है। इसी का दूसरा तरीके से देख लेते हैं कि करंट रेशियो हमेशा 1:1 से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो कैसे निकलता है हमने पीछे देखा, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, यानी करंट एसेट बनता है न्यूमरेटर, करंट लायबिलिटी बनता है डिनोमिनेटर। अब ये रेशियो 1:1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट यानी कि न्यूमरेटर जब ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम हुआ, तो ही करंट रेशियो 1:1 से ज्यादा निकलेगा, और जब ऐसा होगा तो एक हेल्दी साइन है। अब हम इसको एक बैलेंस शीट के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे हम ये करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल या मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ये एक हमारे पास बैलेंस शीट है। इसी तरह की बैलेंस शीट्स बैंक में हमको मिलती हैं जब हम कोई फाइनेंस के लिए हमारे पास कोई केस आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट्स। तो अपेरेंटली एसेट साइड में करंट एसेट्स आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ पर जो करंट एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं वो है ये क्लोजिंग स्टॉक 9.67 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स और अदर करंट एसेट। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल पे इन फिगर्स को डालते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स का टोटल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 9.67 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस है 14.13, सन्ड्री डेटर्स है 35
0.36 और अदर करंट एसेट है 9.69। तो हमारा टोटल क्या हो जाता है, ये टोटल हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये हमारे निकल कर आए करंट एसेट्स। अब हम ये जो करंट एसेट है ये ही वर्किंग कैपिटल है। फर्म के पास वर्किंग कैपिटल क्या अवेलेबल है, 68.85 लाख। अब हम बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी की, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए कि कितनी है फर्म के पास में। तो ये हमारा लायबिलिटी का सेक्शन है, ये लायबिलिटीज की साइड है। एक्सेल पर वापस आते हैं, हम यहां पर लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में से क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने देखा करंट लायबिलिटीज होते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट लायबिलिटीज होते हैं। अब ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी ऑडिट फी पेबल है या प्रोविजन फॉर एक्सपेंस भी कह सकते हैं यहाँ पर से। तो ये 25,000 रुपीज है, तो हम इसे लैक्स में यहाँ डालते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की फिगर होगी हमारी 11.46, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया 11.97 और ऑडिट फी पेबल हो गई 0.25 लाख। ये लाख में हमने लिख लिया। तो इनका टोटल हो जाता है B1 प्लस B2 प्लस B3। तो हमारा निकल कर आई करंट लायबिलिटी 23.68 लाख। अब हम जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा नेट वर्किंग कैपिटल या मार्जिन जिसको हम कहते हैं। जो डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस हमारा हो जाता है A5 माइनस B5, तो ये हो गया 45.17 लाख। अब ये तो हमने बैलेंस शीट की फेस वैल्यू पर हमने मार्जिन कैलकुलेट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी बैलेंस शीट को इस तरह से फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। हमें हर चीज जिसको हमने करंट एसेट ट्रीट किया है उसके शेड्यूल में जाके देखना है कि वाकई वो करंट एसेट है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसके ब्रेकअप में आपको कोई ऐसी फिगर दिखाई दे जो एक्चुअली नॉन करंट एसेट हो। लाइकवाइज करंट लायबिलिटी पर भी अभी हम बात करेंगे। पहले हम करंट एसेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस में, शेड्यूल नंबर जी में। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 14.13 लाख। इसका शेड्यूल है शेड्यूल नंबर जी, ये है शेड्यूल जी, जिसमें आपको एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और कैश इन हैंड की फिगर दिखाई दे रही है। अब आपको ये पता चलता है कि ये जो पीएनबी की फिगर है 7.79 लाख की, ये एक्चुअली बैंक गारंटी एलसी का मार्जिन है। अब फ्रेंड्स, पीछे हम वीडियोस में बता चुके हैं कि बैंक गारंटी और एलसी का जो मार्जिन होता है वो एक्चुअली नॉन करंट एसेट माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने यहां पर जो कैश एंड बैंक बैलेंस हमने 14.13 मान लिया था, ये 14.13 ना होकर इसमें से 7.79 लाख की फिगर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर माइनस करेंगे 7.79 लाख कैश एंड बैंक बैलेंस में से। तो ये कैश एंड बैंक बैलेंस की फिगर जो करंट एसेट में जाएगी वो रह जाएगी केवल 6.34 लाख। तो अब हमारा करंट एसेट की फिगर जो पहले आ रही थी ज्यादा, वो अब 7.79 लाख से कम हो गई। अब ये करंट एसेट की फिगर हमारी रह गई, यानी कि वर्किंग कैपिटल की फिगर रह गई 61.06 लाख। लाइकवाइज डेटर्स की फिगर को भी आपने चेक करना है। अभी हमने डेटर्स को अपेरेंटली सभी को हमने करंट एसेट मान लिया, लेकिन हो सकता है इसमें कोई डेटर 6 महीने से ज्यादा पीरियड से आउटस्टैंडिंग हो, जिसका पैसा वापस ही ना आ रहा हो, तो ऐसे डेटर को भी नॉन करंट एसेट माना जाता है। अदर करंट एसेट की बात कर लेते हैं। अदर करंट एसेट का जब आप ब्रेकअप देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जीएसटी रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस टू सप्लायर और लोन्स की फिगर भी एक दिखाई दे रही है। अब आप देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट अक्सर लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है जो वापस नहीं आने वाला होता। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को कई बार देती है फर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देती है, किसी इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स होते हैं उनको देती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की फिगर आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है तो वो भी नॉन करंट एसेट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 9.69 की फिगर यहाँ पे ली थी अदर करंट एसेट की, ये फिगर भी हमारी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पर 9.69 में से माइनस करेंगे 1.33 यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट की फिगर। तो अब हमारा करंट एसेट की फिगर रहेगी 59.73 लाख। देखिए जैसे जैसे करंट एसेट कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा नेट वर्किंग कैपिटल की जो फिगर है, जो पहले हमारी लगभग 45 लाख से शुरू हुई थी, ये अब घटकर रह गई है 36.05 लाख। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी पर। करंट लायबिलिटी में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऑडिट फी पेबल को तो ले ही लिया था। अब इसके अलावा आपको इसमें एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है सिक्योर्ड लोन का, जो कि है 106.92 लाख। सिक्योर्ड लोन यानी कि इसमें बैंक के लोन होंगे या एनबीएफसीज के लोन हो सकते हैं। ये है इसका शेड्यूल 106.92 लाख का। अब अगर ये लोन्स हैं तो ऑब्वियसली इनका रिपेमेंट भी होगा। तो अगले 12 महीने के अंदर इनमें से जो पोर्शन का रिपेमेंट होना है वो लॉन्ग टर्म फंड ना होकर वो बन जाती है करंट लायबिलिटी। तो अगले 12 महीने के अंदर जब आपने इसका रिपेमेंट शेड्यूल देखा है सभी लोन्स का, आपको पता चला कि इस 106.91 लाख में से 25 लाख की फिगर
25 लाख का रिपेमेंट करना है कस्टमर को अगले 12 महीनों में, अगले 1 साल में। तो अब करंट लायबिलिटी की जो फिगर है, जो हमने यहाँ पर इन 3 एलिमेंट्स को लिया था, यहाँ पर एक 25 लाख की फिगर और ऐड हो जाएगी। तो हमारी करंट लायबिलिटी जो हमने B1 प्लस B2 प्लस B3 करके निकाली थी, इसमें हमें B4 भी ऐड करना होगा। तो अब हमारा करंट लायबिलिटी बन गया 48.68 लाख। तो अब आप देखिए कि नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो हमारी शुरुआत हुई थी 45 लाख के आसपास से, वो अब घटकर रह गया है केवल 11 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हर एक एलिमेंट जो हम करंट एसेट में ले रहे हैं, हर एक एलिमेंट जो हम करंट लायबिलिटी में ले रहे हैं, वो एलिमेंट सही हो, हम सही कैलकुलेशन करें, सही आइडेंटिफिकेशन करें। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो हमने पहले ही बात की थी। करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का टोटल हमारा आया है A5 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी के फिगर हमारा आया है B5। तो हमारा करंट रेशियो निकल कर आ जाता है 1.227, यानी कि इसको अप्रॉक्सिमेटली 1.23 आप कह सकते हैं। तो अभी तो हमने कैलकुलेशन किया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, और उससे हमने निकाला नेटवर्किंग कैपिटल। अभी हमने पीछे पीपीटी में देखा था कि मार्जिन कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका और होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम वापस पीपीटी पे चलते हैं। हमने देखा था कि मार्जिन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है लॉन्ग टर्म फंड्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कीजिए, मार्जिन वही निकल कर आएगा। फॉर्मूले दो हैं आपके पास, एक है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म फंड्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजर फंड्स। अब इसको भी फटाफट इसी बैलेंस शीट में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है। अब लॉन्ग टर्म फंड्स क्या क्या है? अपेरेंटली जो लॉन्ग टर्म फंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो है प्रोप्राइटर का कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस में ही रहने वाला है। इसके अलावा सिक्योर्ड लोन, और क्योंकि सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और वो इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटी में न लेकर हम इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं ये। इसके अलावा है अनसिक्योर्ड लोन 6.50 लाख का, ये भी 1 साल से ऊपर तक रहने वाला है फर्म के अंदर, तो ये भी बन जाती है हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म फंड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अब हम इन सभी को एक्सेल पे लेते हैं। ये हमारी एक्सेल है। अब यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स क्या क्या है। सबसे पहले है प्रोप्राइटर्स कैपिटल 41.04 लाख, हमारा सिक्योर्ड लोन है 106.91 लाख, और हमारा अनसिक्योर्ड लोन है 6.50 लाख। तो जब हम इसका टोटल करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स का, तो ये हो जाता है इक्वल टू A7 प्लस A8 प्लस A9, ये हो जाता है 154.45 लाख। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स की। लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स मतलब कि वो एसेट साइड में वो एलिमेंट्स हमें उठाने हैं, वो इंग्रेडिएंट्स उठाने हैं जो अगले 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाले। तो अपेरेंटली यहां पर हमें केवल एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, वो है नेट ब्लॉक का, फिक्स असेट्स का जो नेट ब्लॉक है वो है 109.28 लाख। ये हम लिख लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास अभी और कोई फिगर यहां पर नहीं है लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स में, तो हमारा टोटल इसका यही रह जाता है B7 प्लस B8 प्लस B9, क्योंकि एक ही एलिमेंट लिया है, तो ये हमारा बन गया लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं हम, A10 माइनस B10, वही निकल कर आएगा हमारा मार्जिन। ये है 45.17 लाख। आपको ध्यान होगा अभी हमने जब शुरू में केवल बैलेंस शीट के मेन पेज से फिगर्स देखकर जब हमने मार्जिन निकाला था, तो वो भी 45.17 लाख ही निकल कर आया था। लेकिन उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे बैलेंस शीट के बेसिस पर, बैलेंस शीट के जब हमने शेड्यूल्स देखे थे, वही एडजस्टमेंट्स हमें यहां करने पड़ेंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट्स थे वो? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स की। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में प्रोप्राइटर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बात आ जाती है सिक्योर्ड लोन की। तो हमने देखा था कि सिक्योर्ड लोन में से 25 लाख की फिगर ऐसी थी जो कस्टमर को अगले 12 महीने में पे ऑफ करनी है। तो यहां पर अब ये जो 106.91 को हमने पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म फंड मान लिया, इसमें से चूंकि 25 लाख अगले 12 महीनों में पे ऑफ होना है, तो हमारा ये लॉन्ग टर्म फंड नहीं रह जाएगा 25 लाख। तो हम क्या करेंगे, इस 106.91 में से 25 लाख घटा देंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स रह जाएंगे 129.45 लाख। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स की। यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास जो कैश एंड बैंक बैलेंस था, इसमें एक फिगर थी पीएनबी की 7.79 लाख, जो कि था बीजीएलसी का मार्जिन। तो ये भी चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये भी लॉन्ग टर्म यूजर फंड्स में चला जाएगा फिगर, तो 7.79 लाख इसमें और ऐड हो गया। इसके बाद हमने देखा था अदर करंट एसेट के अंदर हमारे पास एक फिगर थी सिक्योरिटी डिपॉजिट की 1.33 लाख की। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फंड है, तो ये भी 1.33 लाख यहां पर आ जाएगा। तो
तो अब हमारा लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स जो है वो टोटल हो गया 118.40 लाख, और अब जो डिफरेंस पहले 45.17 लाख आ रहा था वो डिफरेंस रह गया 11.05 लाख। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कैलकुलेशन यहां पर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले से किया, यहां हमने कैलकुलेशन किया लॉन्ग टर्म फंड्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड्स के फॉर्मूले से, और दोनों ही फॉर्मूला से हमारा जो मार्जिन या नेटवर्किंग कैपिटल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 11.05 लाख। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट में मार्जिन या वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, इन सभी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय एंड टेक केयर।